हेलो एवरीवन। जय हिंद। जैसे कि आज हम लोग का व्याकरण जो कि टॉपिक वन होने वाला है, वर्ण विचार, जो भी इसको कवर कर लेगा उसका लगभग वर्ण विचार का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण विचार होता क्या है। देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना है आपको सबसे पहले विचार में आप लोग को पढ़ना है भाषा, उसके बाद पढ़ना है वर्ण, उसके बाद आप लोग को पढ़ना है वर्णों का प्रयोग। इसी पर इसके अगला टॉपिक देखिए, जैसे अक्षर आ गया, वर्णमाला आ गया। इसमें मेन मेन जो सारे चीज है देखिए, जैसे आ गया स्वर, उसके बाद आ गया हस्वर, जैसे दीर्घ स्वर आ गया। इसी प्रकार आप लोग का व्यंजन आ गया। इसी तरह सब पढ़ना है हम लोग को। इसमें बस देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज हम आप लोग को बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए भाषा क्या है। सबसे पहले जानेंगे भाषा क्या है। तो भाषा देखिए व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। अगला देखिए वर्ण है। तो वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण उसे कहते हैं। अगला देखिए हम लोग वर्ण का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम लोग को जानना है। वर्ण का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए लिखा गया वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इसी प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में, यानी रूपों के प्रतीक है। तो वर्ण का प्रयोग आप लोग जान गए। वर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो वर्ण का प्रयोग हम लोग दो प्रकार से करते हैं। जैसे वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह में होता है और लिपि चिन्ह, यानी ध्वनि चिन्ह और लिपि चिन्ह में होता है। तो वर्ण का प्रयोग दो रूपों से किया जाता है। देखिए हम लोग लिखित और मौखिक दोनों रूपों से क्या करते हैं, वर्ण का प्रयोग करते हैं। देखिए उसके अगला हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा है अक्षर। अक्षर क्या है, यानी अक्षर किसे कहते हैं। तो देखिए जान लेते हैं अक्षर किसे कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। यानी किसी एक ध्वनि, यानी एक कोई ध्वनि है, ध्वनि समूह की उच्चारित, यानी जो ध्वनि उच्चारित होता है उसके न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। तो आप लोग अक्षर समझ गए अक्षर क्या होता है। देखिए उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला क्या है। देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि आप स्वर जानेंगे, स्वर होता क्या है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर किसे कहते हैं ये आप लोग जान गए। अगला देखिए इसी प्रकार इसमें लगभग दो इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया हस्वर, दीर्घ स्वर और व्यंजन। ये आप लोग का तीन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस तीन लेते हैं, यानी जान लेते हैं। देखिए हस्वर, यानी हस्वर किसे कहते हैं। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्वर कहते हैं। जैसे अ और ई, यानी अ हो गया और ई हो गया, ये दोनों में क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है। ये दोनों में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हस्वर बोला जाता है, अ और ई को। तो देखिए अगला है दीर्घ स्वर। जानेंगे हम लोग दीर्घ स्वर होता क्या है। देखिए लिखा गया है दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगे उस उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, ये दोनों में दुगना बोलने में देखिए, जैसे आ बोलेंगे तो इसमें दुगना समय लग रहा है कि नहीं, आप बड़ी ई बोलेंगे इसमें दुगना समय लग रहा है। तो दीर्घ स्वर समझ गए क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगुना, यानी हर स्वर जो अभी बताए हम आप लोग को, इससे दुगुना समय इसमें लगता है। क्या कह रहा है, हर स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें ही क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग को बता दिए आ होता है और बड़ी ई होता है। चलिए अगला हम लोग जान लेते हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन सबसे पहले जानेंगे व्यंजन क्या होता है। तो देखिए जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे हो गया आपका क, जैसे मान लीजिए हम लोग च लिखते हैं तो च में आपका क्या आ रहा है, आधा हो गया और अ मिला है, तो क्या हो गया च, आधा हो गया च और इसमें क्या मिला है और, तो पूरा बन जाएगा क्या, च बनेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लिखे हैं कॉल, यानी क तो पूरा है, इसमें आप लोग का अ क्या है, क आधा है, सॉरी क क्या है आधा, इसमें अ मिला है तो क्या बना है, पूरा क बना है। तो इसमें क्या हम अभी बताए हैं व्यंजन, यानी जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। समझ गए इतना।
तो अगला देखते हैं। अगला इसके ये सब आप लोग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इसमें आप लोग का एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे उच्चारण स्थान। इसमें से लगभग आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। अ से अ हो गया उच्चारण स्थान, सॉरी उच्चारण स्थान हो गया, इधर वर्ण हो गया। देखिए कंठ वर्ण सबसे पहले जानेंगे। कंठ वर्ण, कंठ वर्ण किस में आता है? अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ह हो गया और विसर्ग हो गया। ये सभी में हम लोग का कौन सा उच्चारण स्थान है? कंठ वर्ण। क्या है? इन जो ये सभी वर्ण है इन सभी में उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ वर्ण है। क्या है? कंठ वर्ण। देखिए तालु में क्या क्या प्रयोग होता है सबसे पहले जानेंगे। देखिए तालु में ये जितने वर्ण दिए गए हैं ये सब आप लोग को तालु के स्थान पे आते हैं। अब देखिए मूर्धन, यानी मूर्धन में यानी कौन कौन सा आता है मूर्धन में? तो इसमें आता है इतने वर्ण, यानी आप लोग का जो ये दिया गया यही सब आते हैं उच्चारण स्थान जो मूर्धन का है। अब देखिए दंत का ये सब क्या होते हैं? दंत से होते हैं, दंत से उच्चारण होते हैं। उसी प्रकार ओष्ठ से देखेंगे हम लोग। देखिए ओष्ठ से आप लोग का यही सब होता है, ओष्ठ से आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सब इसमें दिया गया है। आगे आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले। देखिए लिखा गया है पहला प्रश्न, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताना है क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा। क का क्या हो जाएगा? कंठ, जो कि ए आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ, जो कि सी है। अगला देखिए नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु, जो कि राइट आंसर बी है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ, जो कि राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? बताना है आपको भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का। भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, इसका राइट आंसर होगा मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर बी होगा। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर ज्ञान प्रदान करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको बताना है घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताना है आपको घ का उच्चारण स्थान, तो जो हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। ये जितने भी उच्चारण स्थान इससे लगभग हर एग्जाम में आपको इस ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक करिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना आपको विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अभी हम ऊपर आप लोग को बताए हैं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। राइट आंसर 6 हो जाएगा। और 10 का देखिए, बड़ी ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बड़ी ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर डी होगा, जो कि भ हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि ओ से होता है आपका। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है अनुस्वार का, तो नासिका। क्या हो जाएगा? अनुस्वार का नासिका। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो 15 का आपको राइट आंसर हो जाएगा हस्व स्वर, जो कि डी राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो 16 का राइट आंसर दीर्घ स्वर हो जाएगा, जो कि ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि भाषा। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं भाषा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर, जो कि राइट आंसर ए है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जिन ध्वनि के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि स्वर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर आपका व्यंजन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्व, तालु, दंत तथा ओष्ठ आपस से हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। तो आपको बताना है, राइट आंसर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बलाघात, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिसे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा महाप्राण। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया देखिए प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं। तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन सा, राइट आंसर ए होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। तो संगम, क्या कहते हैं, संगम, जो कि राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन कौन है। तो स है, क्या है, जो कि ए राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में अंतस्थ कौन है। तो राइट आंसर सी होगा वो, राइट आंसर वो होगा। अगला नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि अ। अगला नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि 11। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में, राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं तो वर्णमाला कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ह का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो कंठ होगा, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। लगभग हम लोग इसमें देखिए व्याकरण का एक टॉपिक है, सॉरी देखिए व्याकरण का जो टॉपिक है सबसे पहला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़े हैं, आज ही की क्लास में। अगला नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा संज्ञा, उसके बाद अगला क्लास हम लोग का आएगा वचन, उसके बाद अगला क्लास में हम लिंग पढ़ेंगे। इसी प्रकार सर्वनाम, विशेषण, मतलब इसके आगे वाला जो भी टॉपिक है हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।